लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। दोपहर 12 बजे का समय तय किया गया है जब बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में। किरण रिजिजू लोकसभा में वक्फ बिल पेश करेंगे। लोकसभा में वक्फ बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे और एनडीए के 5 घंटे में 4 घंटे बीजेपी को मिलेंगे। लोकसभा में बीजेपी के 7 एमपी बिल के समर्थन में बोलेंगे। अनुराग ठाकुर, जगदंबिका पाल बिल पर बोलेंगे। रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे बिल पर बोलेंगे। वहीं तेजस्वी सूर्या, अभिजीत गांगुली समर्थन में बोलेंगे। कमलजीत सहरावत भी बिल के समर्थन में बोलेंगी। राज्यसभा में बीजेपी के 5 एमपी बिल के समर्थन में बोलेंगे। बृजलाल, सुधांशु त्रिवेदी बिल के समर्थन में बोलेंगे। राधा मोहन दास अग्रवाल बिल के समर्थन में बोलेंगे और वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया जाएगा। केंद्र की एनडीए सरकार दोपहर 12 बजे बिल को लोकसभा में लाएगी और आज ही वोटिंग होगी और यह तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे अहम बिल पर आज जीत हासिल कर सकती है। हालांकि इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान भी मचा हुआ है, लेकिन हैरानी भी है इस बात की कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के मुस्लिम नेता बिल के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। तो वक्फ संशोधन बिल आज पेश किया जाना है लोकसभा में। तो वक्फ संशोधन बिल आज 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाना है। उसको लेकर के देखिए, आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि वक्फ बिल का मकसद क्या है। अवैध कब्जों को रोकना दरअसल इस बिल का मुख्य, इसका कहें तो मकसद है और कामकाज को सरल बनाना भी एक उद्देश्य है। इस बिल को लाने के पीछे का जो रीजन है वो आपको बता रहे हैं। अतिक्रमण वाली जमीन खाली कराना भी मकसद है। वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कोई भी यहां पर छिपा के काम ना करे। दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं होगी, इसके लिए पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। दान में नहीं मिली तो वक्फ संपत्ति नहीं होगी, क्योंकि वक्फ संपत्ति वो होती है जो कि दान में दिया जाता है। ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील संभव होगा। संशोधन, इन संशोधनों पर ऐतराज क्यों है? दावा करने भर से देखिए जमीन वक्फ की नहीं हो जाएगी। तो ये जानना जरूरी है कि वक्फ संशोधन बिल क्यों लाया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद है और आगे क्या इसमें संशोधन किया जा रहा है। तो देखिए, आज वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होगा। दोपहर 12 बजे से इस पर 8 घंटे तक बहस चलेगी और बिल पर बहस और वोटिंग को लेकर के सभी पार्टियों ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। एनडीए के सभी सहयोगी दल, खास करके जेडीयू और टीडीपी की ओर से सरकार के समर्थन में जारी किए गए व्हिप के बाद यह साफ हो गया है कि नंबर गेम उसके पास है। लोकसभा की कुल 543 सांसद हैं और बहुमत के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है। और एनडीए के पास देखिए फिलहाल 293 सांसद हैं, जिसमें बीजेपी के अपने 240 सांसद हैं। इसके साथ ही जेडीयू के 12 सांसद, टीडीपी के 16 सांसद, एलजेपी रामविलास के 5 सांसद, शिवसेना शिंदे गुट के 7 सांसद और जीतन राम मांझी की पार्टी हम समेत अन्य छोटे सहयोगी दलों के जो सदस्य हैं वो भी शामिल हैं। तो फिलहाल सरकार के पास बिल पास करवाने के लिए जरूरी 272 की संख्या से 21 सांसद ज्यादा हैं और एनडीए के तमाम दलों ने व्हिप जारी करके अपने अपने सांसदों को लोकसभा में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। बुधवार यानी आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। 8 घंटे तक चर्चा चलेगी और उसके बाद वोटिंग। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश का सियासी पारा हाई है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से नंबर गेम में बाजी मारने की कोशिशें जारी है। मंगलवार को विपक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक कर आगे की रणनीति बनाई, तो सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी रणनीति को पुख्ता करने में जुटे रहे। वक्फ संशोधन बिल पर कई दिनों से ये चर्चा चलाई जा रही थी कि संसद में वोटिंग के समय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी क्या करेगी। जेडीयू और टीडीपी ने वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में वोटिंग के 24 घंटे पहले ही तस्वीर साफ कर दी है। जेडीयू की ओर से 2 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है।
अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने और सरकार का समर्थन करने की बात कही गई है। हम सरकार के साथ हैं जी। सरकार बिल ला रही है, हम सरकार के साथ हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी के द्वारा कि इस पर विचार जेडीयू करे। हम सरकार के साथ हैं। कुछ ऐसा ही व्हिप टीडीपी की ओर से भी जारी किया गया है और अपने सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा गया है। ऐसा ही व्हिप एलजेपी, आरवी, हम और शिवसेना यूबीटी की ओर से भी जारी किया गया। ऐसा नहीं है कि ऐसी कवायद सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर से हो रही है, कुछ ऐसी कोशिश विपक्ष की ओर से भी हुई है। आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। और ये भूल जाते हैं कि हमने फार्म लॉज के वक्त में कहा था, हाथ जोड़ के इसे मत पास करो, वापस लेना पड़ा ना। सड़कें रोशन हो गई, गांव गली रोशन हो गए, संसद को बुलडोज कर दिया, गांव को नहीं कर पाए सड़कों। अब सवाल है कि आखिर लोकसभा में नंबर गेम क्या है और किसके साथ है, तो उसको इन आंकड़ों से समझते हैं। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 543 है, यानी बिल पास करने के लिए 272 सांसदों की जरूरत है। लोकसभा में पार्टियों के सदस्यों की बात करें तो एनडीए यानी बीजेपी और उसके साथियों के पास 294 सांसद हैं, तो कांग्रेस और उसके साथियों के पास सांसदों की संख्या 234 है। वहीं 14 अन्य सांसद भी हैं, यानी फिलहाल एनडीए के पास 294 सांसदों का समर्थन है। बहुमत से ज्यादा संख्या सरकार के पास है, मतलब अभी की स्थिति में सरकार को बिल पास कराने में कोई मुश्किल नहीं दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन बिल में कई देखिए अहम संशोधन है। जेडीयू ने 3 अहम सुझाव दिए और तीनों सुझावों को शामिल किया गया। जेडीयू के सुझाव को भी बिल में जगह दी गई है। जेपीसी की सिफारिश के आधार पर संशोधन किए गए। वक्फ बिल में कई अहम संशोधन किए गए हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। जेडीयू ने सरकार से कहा कि जमीन चूंकि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव है कि नया कानून पूर्व प्रभावी लागू नहीं होगा, बशर्ते कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो। मतलब जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं उन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई विवादित या फिर सरकारी संपत्ति है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होगा। तीसरा सुझाव यह है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन मसलन मस्जिद, दरगाह आदि अगर बनी हो तो उसको तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस भी बरकरार रखा जाए। वक्फ बिल पर सरकार को जेडीयू का साथ मिला है। जी हां, जेडीयू ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सदन की कार्यवाही में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया गया। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू ने व्हिप जारी किया है। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामेत ने जानकारी दी। तो देखिए, बिल को पास कराने के लिए एक नंबर होना जरूरी है, जिसको मैजिक नंबर कहते हैं। और अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि फिलहाल की स्थिति क्या है पक्ष और विपक्ष की। एनडीए खेमे में देखिए क्या नंबर्स हैं। टोटल 293 सदस्य जो हैं एनडीए के हैं। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की कुल संख्या 250 है। और जिनका रुख साफ नहीं है, जिनकी राय अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, उसकी जो ये डेटा है वो यहाँ पे है। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए के खेमे में बीजेपी के पास 240 सांसद हैं, इनके टीडीपी के 16 हैं, जेडीयू के 12 हैं, शिवसेना के 7 हैं, एलजेपीआर के 5 हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं। और आंकड़ों से ये साफ हो रहा है कि एनडीए के पास वो पर्याप्त संख्या है और उससे 16 संख्या ज्यादा ही है। पटना में लगे एक पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद के शासनकाल पर निशाना साधा गया है और इस पोस्टर में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के शासनकाल की तुलना भी की गई। पोस्टर में बताया गया कि लालू प्रसाद के शासनकाल में कितने धार्मिक उन्माद से दंगे हुए, जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में शांति का माहौल है।
ये खबर देखिए पटना से है, जहां पर पोस्टर के जरिए लालू प्रसाद के शासनकाल पर निशाना साधा गया और इस पोस्टर में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के शासनकाल की तुलना भी की गई है। पोस्टर में यह बताया गया कि लालू प्रसाद के शासनकाल में कितने धार्मिक उन्माद से दंगे हुए, जबकि नीतीश कुमार के शासनकाल में शांति का माहौल है। विरोधियों पर हमला करने का सिलसिला जारी है और ऐसे ही एक पोस्टर हम आपको पटना की सड़कों पे इनकम टैक्स चौराहे के पास ऐसे पोस्टर लगे हैं, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। और इस पोस्टर में लालू यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है और जो बातें लिखी गई है उससे साफ है कि ये सत्ताधारी दल के तरफ से ही किसी ने ये पोस्टर लगाया होगा, क्योंकि इसमें निशाने पर हैं लालू यादव और उनका शासनकाल। लालू राज में धार्मिक दंगा दहशत और डर का राज, यही था लालू का अंदाज। यानी कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे उनके राज में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में विस्तार से बताया गया। और ठीक दाहिनी ओर एक और तस्वीर दिखा रहे, एकता की रोशनी, नफरत की हार, शांति और सद्भाव का बिहार, अमन चैन की चले बयार जब नीतीश जी की है सरकार। यानी नीतीश कुमार के कार्यकाल के बारे में भी बताया गया है कि कैसे उनके शासनकाल में बहुत अच्छा माहौल है और लालू यादव के शासनकाल पर सवाल उठाए गए हैं। और यहाँ पे कुछ बातें भी लिखी गई हैं कि लालू यादव के राज में क्या कुछ हुआ था, ये इस पोस्टर के जरिए दर्शाने की कोशिश की है। 30 मार्च 1991 में सासाराम में दंगा हुआ, 7 अक्टूबर 1992 में सीतामढ़ी दंगा का उल्लेख किया गया है, 10 जुलाई 1995 को पलामू और डाल्टनगंज दंगा। ऐसे सिलसिलेवार ढंग से तारीख और समय डेट दिया गया है और वो साल भी लिखा गया है और उसके बाद क्या कुछ घटनाएं घटी थी, धार्मिक उन्माद की घटनाएं और दंगे जैसी बातें, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और ये पोस्टर तब लगाया गया जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज देश भर की सियासत बेहद गर्म है और सदन में आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर चर्चा भी होने की पूरी संभावना है। तो जाहिर सी बात है जिसका समर्थन जेडीयू ने किया है, आरजेडी इसके विरोध में है, उसके पहले इस तरह के पोस्टर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई है कि मुस्लिमों के सच्चे शुभचिंतक नीतीश कुमार हैं और लालू यादव के शासनकाल पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं इस पोस्टर के माध्यम से। जाहिर सी बात है आरजेडी की तरफ से इस पोस्टर पर क्या पलटवार होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। पटना में पोस्टर लगने के बाद एनडीए ने आरजेडी और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव जी, जवाब दीजिए, किसने पोस्टर लगाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन दंगा, दहशत और डर का भाव, यही था लालू जी का अंदाज। 12 सांप्रदायिक उन्माद की घटना, सत्ता प्राप्त करते ही 7 अक्टूबर 1992 को 44 लोगों को सरेआम मौत का घाट उतार दिया गया। गुनाहगार के खिलाफ इन 12 दंगों में क्या कार्रवाई हुई? अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पोस्टर वाला विवाद शुरू कहां से हुआ। देखिए, मंगलवार को तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में हुए अपराध और लालू शासनकाल से जुड़े हुए आंकड़ों को लेकर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा था। इसके बाद ही ये विवाद शुरू हुआ कि गृह मंत्री के पास एक तो आंकड़े सही नहीं होते हैं और झूठ और जुमला के अलावा कुछ बोलते नहीं। ये सच्चाई, अगर आप लोग भी उनके पूरे वक्तव्य का अगर निकाल करके देखें तो केवल लालू जी को पूछता और जंगल राज की बात करना। बिहार के बारे में वो कोई जानकारी लेकर के नहीं आए। चाईबासा से बड़ी खबर, रिमांड होम से 21 बाल कैदी फरार हैं। मेन गेट तोड़कर फरार हुए बाल कैदी, मेन गेट पर तैनात सिपाही डर कर भागे। घटना का आसपास के लोगों द्वारा वीडियो भी बनाया गया है, वो भी वीडियो अब सामने आ चुका है। तो चाईबासा से ये बड़ी खबर बताते चले आपको, रिमांड होम से 21 बाल कैदियों के फरार होने की खबर मिल रही है। मेन गेट तोड़ करके ये जो बाल कैदी हैं वो फरार हो जाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुर्सियां तोड़ी गई हैं और ये जो बोर्ड है हटाया गया, तोड़फोड़ की भी तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही है। घटना का आसपास के लोगों ने वीडियो बनाया और ये वीडियो भी सामने आया। देखिए, लोग ये जो बाल कैदी हैं वो किस तरीके से मेन गेट तोड़ करके और वहां से फरार हो गए हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रुपेश, ये जो बाल कैदी हैं मेन गेट तोड़कर फरार हो गए हैं, पूरी जानकारी दीजिए, ये मामला कब का है और फिलहाल अभी की स्थिति क्या है? क्या जो बाल कैदी वापस आए हैं? जी देखिए, ये मामला कल शाम करीब 6 बजे का है। वहाँ के जो गार्ड, वहाँ पर पुलिसकर्मी जो तैनात थे, उनसे जो जानकारी मिली है कि करीब 6 बजे अचानक अंदर बाल कैदियों ने तोड़फोड़ शुरू कर दिया और उसके बाद गेट को तोड़ने लगे। तो वहाँ पर 4-5 जो पुलिसकर्मी तैनात थे वो लाठी के सहारे वहाँ ड्यूटी कर रहे थे और जैसा बताया जा रहा है कि हथियार उनके पास नहीं था कोई, और जवान जो तैनात थे वे भी डर गए। अचानक इस तरह अंदर से तोड़फोड़ वे करने लगे तो, और उन्होंने हालांकि गेट को रोकने का प्रयास किया कि किसी तरह गेट नहीं खुले और वो बाहर नहीं आए, लेकिन वे असमर्थ रहे और कुल 21 जो बाल कैदी अंदर से गेट को तोड़कर गेट फिर खुल गया और उसके बाद वे भाग गए। और जिसका वीडियो आसपास के ग्रामीण जो वहां जुटे थे जब हंगामा हो रहा था तो उन्होंने वीडियो बनाया था, जो कि सामने आया है। कल देर रात तक इस मामले में वहां पर डीसी, एसपी और तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी वहां पहुंचकर जांच पड़ताल कल देर रात तक जारी रहा और इस दौरान करीब 9 बजे के आसपास 4 बाल कैदी वापस आ गए। जैसा बताया जा रहा है कि एक बाल कैदी लोकल उसी क्षेत्र का था और अपने 2 साथियों को लेकर वो अपने घर चला गया था। तो घर वालों ने समझा बुझाकर जो भी हो 3 को वहां पर वापस लाया और उसके बाद एक बाल कैदी को बाजार में घूमते हुए पुलिस ने ही पकड़ा है। तो 4 बाल कैदी कल रात तक वापस लौट आए हैं, लेकिन अभी भी 17 बाल कैदी वापस नहीं लौटे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस तमाम प्रयास कर रही है। और कैसे पुलिस की प्राथमिकता फिलहाल यही है कि कैसे उन तक पहुंचा जाए, उन्हें पकड़ा जाए। रुपेश, वो जो 4 बाल कैदी वापस आए हैं, क्या उनसे पूछताछ की गई कि ये प्लानिंग के तहत हुआ है या फिर अचानक से इन लोगों ने बाहर जाने का प्लान बना लिया, गेट तोड़ दिया? देखिए, इस मामले में अभी पुलिस द्वारा कोई खुलासा नहीं किया गया है कि उनसे क्या बातें सामने आई है, लेकिन बिल्कुल पुलिस और जो अन्य अधिकारी वहां पर वरीय पदाधिकारी मौजूद थे, अंदर काफी देर रात तक करीब 11 बजे तक वहां जांच जारी था और अधिकारी ये जानने का प्रयास जरूर किए होंगे उनसे कि आखिर ये प्लानिंग कैसे बनी, कैसे नहीं और अचानक इस तरह का घटना कैसे घटी। तो आज इस मामले में कुछ आगे और सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी तक बाकी और बाल कैदियों को वापस लाने में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। हालांकि पुलिस इसमें लगी हुई है और आज कुछ रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है रुपेश, नजर बनाए रखिए, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे और देखिए, चाईबासा से ही खबर मिल रही है। डीसी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। इस मामले में कैदियों को वापस लाने पर फोकस किया जा रहा है। 21 फरार कैदियों में से 4 कैदी लौट आए हैं। रिमांड होम से फरार हुए थे बाल कैदी और जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि 4 बाल कैदियों की लौटने की खबर मिल रही है और अब डीसी ने भी कार्रवाई का भरोसा दिया है और कैदियों को वापस लाने पर फोकस किया जा रहा है। रिमांड होम से कैदी जो हैं, बाल कैदी 21 बाल कैदी फरार हो गए थे गेट तोड़ करके। वहां पर काफी तोड़फोड़ मचाई और वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, सुरक्षा गार्ड की भी वहां पर मौजूदगी नहीं थी। इसकी वजह से बाल कैदी वहां से फरार हो गए। अरुण का पर्व है, इसी पर्व पर वहाँ जुलूस का विसर्जन भी हो रहा था और जानकारी मिलते अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को निर्देश मिला कि वहाँ से वो इमीडिएटली अपना इधर मूव करे और आके उन्होंने देखा और उसके बाद में कुछ बच्चे ट्रेस भी होना शुरू हो गए हैं और प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी हम लोग सभी को ट्रेस कर सकें। रिमांड होम में तैनात सिपाही का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। यहाँ पर बच्चा लोग 6 बजे आसपास, 6 बजे से बाद ही वही 6 बजे ही मान के शुरू हो गया। ये पूरा ढकेला पूरा बच्चा था, तो हम लोग ड्यूटी में थे, कोई यहाँ पर था, फिर बाहर में हम लोग थे, पूरा आ गया, पूरा धक्का मार दिया, तोड़ दिया, अंदर वाला पूरा ये निकाल दिया। फिर बाहर में हम लोग थे, बाहर में हम लोग ये कर रहे थे। देखिए, ये ब्लर किया हुआ ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से इसे नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन ये वही बाल कैदी की वीडियो है जो गेट तोड़कर, मेन गेट तोड़ करके फरार हो गए हैं। पटना से बड़ी खबर, गांधी सेतु पर महाजाम लगा है। जाम में हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। हाजीपुर की तरफ 2 ट्रक की टक्कर भी हो गई है। पाया संख्या 2 के पास में ट्रकों की टक्कर हुई।
पुराने बाईपास तक जाम लगी। सेतु पर 3 घंटे से लोग फंसे हुए हैं। तो ये महाजाम, हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। गांधी सेतु पर ये जाम लगा है। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पटना से खबर मिल रही है, बता दें आपको, हजारों गाड़ियां जाम में फंस गई हैं। हाजीपुर की तरफ 2 ट्रक की टक्कर हुई है। पाया संख्या 2 के पास में ट्रकों की टक्कर हुई है। पुरानी बाईपास तक ये जो जाम है वो लग गई है और सेतु पर 3 घंटे से लोग फंसे हुए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। और अब बात भीषण गर्मी की कर लेते हैं। देखिए अभी अप्रैल महीने की शुरुआत है, लेकिन गर्मी जून वाली पड़ने लग गई है। सुबह सुबह ही तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह रहा है। सिवान में अभी से ही गन्ना, बेल, सत्तू का शरबत बिकने लग गया है। संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह की इस रिपोर्ट को देखिए। सूर्य युवा है और धूप की तपिश से लोग परेशान है। हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, चूंकि धूप की किरण, तपिश से लोग परेशान है, लिहाजा लोग गन्ना के जूस का सहारा ले रहे हैं। अचानक तापमान में वृद्धि हुई है, लोग गन्ना का जूस का सहारा ले रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह की गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, तो फिर इससे ही थोड़ा जाकर के राहत होता है कुछ ठंडा पीने से ही। अभी अप्रैल और मई ही गर्मी का ज़्यादा हो गया है। हाँ, पहले मतलब मार्च में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इतना तो रहना नहीं चाहिए। गन्ना के जूस का जो दुकानें हैं लग चुकी है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी है। और अभी अप्रैल शुरू ही हुआ है, लिहाजा तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है। कुछ बच्चे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का तापमान है, क्या कैसे। अभी बहुत गर्मी है, हम लोग को गर्मी में बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, और हम लोग गन्ने के जूस का सहारा लेते हैं गर्मी में। क्या नाम है? सॉरी। गर्मी की वजह से अच्छा बिक रहा है गन्ना, और ठंडा लोग ज़्यादा ढूंढ रहा है। 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर सुबह में चढ़ जा रहा है, यानी पिछले साल की अपेक्षा इस साल गर्मी काफ़ी है। अनुमान जताया जा रहा है कि इस साल गर्मी लोगों को सताएगी। ऐसे में जब धूप है और भीषण गर्मी है, लिहाजा अब लोगों की सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोग सावधानी पूर्वक चलें, तरल पदार्थ का प्रयोग करें, साथ ही साथ अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए खुद सावधानी बरतें। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। और अब बात करेंगे नवरात्र की। चैत्र नवरात्र के मौके पर थावे दुर्गा मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। सुबह में मंगला आरती होने के बाद भक्तों के लिए माता का पट खोल दिया गया और आज माता के चौथे और 5वें स्वरूप की पूजा हो रही है। श्रद्धालुओं ने थावे वाली मां सिंहासनी को फूल, प्रसाद, अक्षत, चुनरी और नारियल चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्रि के 9 दिन यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से माता के दरबार में जो भी भक्त आता है, मां थावे वाली उनकी मुरादें पूरी करती हैं। पूर्ण होता है और थावे वाली माँ अभी से नहीं, बहुत साल पुरानी है। हम लोग भी यहाँ रहते हैं तो हमारे माता पिता बताए हैं, और ये बहुत मतलब जो भी आते हैं यहाँ पे उनका मनोकामना पूर्ण होता है। हम लोग मनोकामना के लिए यहाँ पे आते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते एक जरूरी सूचना, युवा भारत की ताकत को करीब से जानिए और न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 में, जहां एक साथ मिलेंगे नए आइडियाज, बड़े सपने और आगे बढ़ने की सोच। यह मौका है दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट से सीखने का। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में। आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com राइजिंग भारत समिट /